दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा एंट अमीबा जिनविवेलियस मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। इनसे उत्पन्न मनुष्य में एक एक रोग का नाम लिखिए। क्या क्या कह रहा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा एंट अमीबा जिन जिंजिबेलिस मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं तथा इनसे उत्पन्न होने वाले एक एक रोग का नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो देखिए यह मनुष्य की आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के आंत में पाया जाता है। यह मनुष्य के आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह मनुष्य में अमीबिएसिस या अमीबिक पेचिस रोग उत्पन्न करता है। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है यह मनुष्य के आंत में एक परजीवी के रूप में पाया जाता है। अंतः परजीवी मतलब आंत के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। और यह अमीबिक या फिर अमीबिएसिस या फिर अमीबिक पेचिस का रोग उत्पन्न करता है। दूसरा क्या है हमारा, एंट अमीबा जिंजीबेलिस। तो देखिए यह मनुष्य में मसूड़ों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। मनुष्य के मसूड़ों में, दांतों के नीचे जो मांस है उसे मसूड़ा कहते हैं, उस मसूड़ों में यह पाया जाता है। यह मनुष्य में पायरिया, पायरिया लिखा है, पायरिया रहेगा, पायरिया इस प्रकार से देखिए रहेगा पायरिया। तो यह मनुष्य में पायरिया रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। इनमें से किसी एक रोग के जनक, लक्षण, रोकथाम का उल्लेख कीजिए। या फिर देखिए यही क्वेश्चन किस बार से पूछेगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, या फिर अमीबिये पेचिस क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से बचने के लिए 4 महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख कीजिए। या फिर कह रहा है पेचिस या अमीबिता रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। इस रोग के लक्षण तथा उपचार बताइए। या फिर देखिए क्या कह रहा है कि अमीबिक पेचिस पर टिप्पणी लिखिए। या फिर क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखिए किस पर, पेचिस पर। तो देखिए हम सभी क्वेश्चन का आंसर इस आंसर में समझ लेंगे। तो आपको क्वेश्चन किस भी प्रकार से पूछे आप यहाँ से उत्तर उठा के लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए उत्तर, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले दो रोगों के नाम निम्न होता है। नंबर 1 मलेरिया, दूसरा है अमीबिक पेचिस या अमीबिएसिस। तो देखिए पहले हमारा क्या है, अमीबिएसिस या फिर अमीबिक पेचिस। देखते हैं अमीबिक पेचिस क्या होता है। देखिए अमातिसार अथवा अमीबिएसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। एंट अमीबा की ट्रोफोजाइट अवस्थी बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देती है। क्या होता है, ये जो अमीबा जो पेचिस होता है, ये क्या होता है, अमीबा पेचिस जो होता है ये प्रोटोजोआ द्वारा क्या होता है, प्रोटोजोआ एंड अमीबा जो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। और देखिए एंड अमीबा ट्रोफोजाइट अवस्था में क्या होता है, जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, हिस्टोलाइटिक, हिस्टोलाइटिक एक विकर स्रावित होता है और यह कर देता है, आंत में घाव पैदा कर देता है। इन घावों से रक्त, म्यूकस आज मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आते हैं। तो मल के साथ जो रक्त होता है, खून होता है, बाहर आता है, जिसको पेचिस होता है उसके रक्त के साथ, उसके मल के साथ खून भी निकलता है। ये परजीवी चतुष्केंद्रीय पुटिकाओं के रूप में रोगी के मल के साथ बाहर आती हैं तथा संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे मानवों में पहुंचकर रोग फैलाते हैं। इस रोग को फैलाने से घरेलू मक्खियां का बड़ा हाथ है। इस रोगों को कौन सी घरेलू मक्खियां जो होती हैं उनसे ज़्यादा फैलता है यह रोग। कभी कभी यह परजीवी फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में पहुंचकर सूजन व घाव का कारक बनता है या कारण बनता है। देखिए जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है इस प्रकार से होता है। अमीबा का चित्र
अमीबी पेचिश जो होता है यहाँ पे देखिए भोजन होता है और फिर न्यूक्लियस इसका केंद्रक होता है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, इस रोग के होने पर पेट में दर्द व ऐंठन रहती है, वमन की इच्छा होती है, पेट भारी रहता है, सिर में दर्द, शरीर कमजोर हो जाता है, श्लेष्मा व रक्त युक्त दस्त हो जाते हैं, रोगी की आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं व चेहरा मुरझा जाता है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी अंडाकार व शरीर 20 माइक्रो से 30 माइक्रो व्यास का होता है। किसका? अमीबा का जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। इसका शरीर एक मोटे भौंथरे पाद युक्त कोशिका द्रव्य एंडोप्लाज्म व एक्टोप्लाज्म में विभाजित रहता है। कुंचनशील धानी अनुपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आदि अंगक थोड़े ही होते हैं। यह परजीवी विश्व के लगभग 10% व्यक्तियों में पाया जाता है। वह सिर्फ 3% ही प्रभावित करता है। आगे देखिए इसके रोकथाम व उपचार के उपाय। तो देखिए रोकथाम व उपचार, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए तथा फल आदि ठीक प्रकार से धोने चाहिए। नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, भोजन से पूर्व हाथ धोना चाहिए। भोजन से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को स्वस्थ मनुष्यों से अलग रखना चाहिए। जिसको पेचिश हो उसको और सभी मनुष्यों से क्या करना चाहिए? अलग करना चाहिए, अलग रख देना चाहिए, क्योंकि इससे रोग कम फैलेगा, नहीं फैलेगा। रोग हो जाने पर फ्यूमेजिलिन या फिर क्या इरिथ्रोमाइसिन, बायोमिबिक डी, डिम्पेडाल यम, डाइडोकिन, ट्राइडेनाल, ट्राइडेजाल और फिर क्या है मेट्रोजिल, एमजोल, ह्यूमेटिन आदि औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। किसमें? पेचिश में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है देखिए। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो देखिए प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता, सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग के विशेष रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता या फिर प्रतिरक्षा या फिर असंक्रामकता कहा जाता है। मतलब सामान्य भाषा में किसी मनुष्य के शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उस रोग को, जो रोग उत्पन्न हो रहा है उससे प्रतिरोध यानी लड़ने की जो क्षमता होती है क्या होती है? प्रतिरक्षा कहलाती है या प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। जिस प्राणी में यह शक्ति होती है वह रोधक्षम या प्रतिरक्षित या असंक्राम्य कहलाता है। जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है उनमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता। जिसको एक बार चेचक हो जाता है उनको जीवन भर उसका संक्रमण नहीं होता। आगे देखिए, इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता असंक्रामकता उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, जो असंक्रमित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। देखिए जब चेचक होता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो चेचक से लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, तो दोबारा वो चेचक होता है तो उससे वो उसके जो होते हैं कीटाणु वो मार देता है, उससे रोकथाम प्रतिरक्षा कर लेता है अपना। यही शक्ति शरीर में रोग न होने देने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोध करती है। अतः यह रोग रोधक क्षमता ही प्रतिरक्षा असंक्रामकता या फिर प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। आगे देखिए, रूस के वैज्ञानिक एली मेचनिकॉफ ने 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण के नाम से प्रस्तुत किया। बाद में मैचनिकॉफ को 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यद्यपि अनेक बार लुई पास्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में
सम्मानित किया जाता है। यद्यपि अन्य लोग एमिल वान बेहरिंग को फायर द ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एवामोफ के अनुसार प्रतिरोध क्षमता शरीर की वह क्षमता है जो अपने से बाहर के पदार्थों को नष्ट कर देती है अथवा बाहर निष्कासित करके रोगजनकों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। कोशिका भक्षण को संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग लिखिए, या फिर टिप्पणी लिखिए भक्षी कोशिका पर। तो देखिए उत्तर, श्वेत रुधिराणु में पादाभों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। ये रुधिर के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण कर सकते हैं। कौन? जो श्वेत रुधिर, WBC जो होती है हमारी सफेद रक्त कणिका। यही नहीं, ये महीन कशेरुकियों की दीवार के छिद्रों से भी निकलकर ऊतक द्रव में भी जाते रहते हैं। ऊतकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणु, विषाणु, विष पदार्थ, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों का अपने पादाभों द्वारा अंतःग्रहण करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका भक्षक या फिर श्वेत रुधिराणु को भक्षी कोशिका कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग यह है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अनुपयोगी तत्वों का निराकरण होता रहता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखिए, इंटरफेरेंस क्या है? प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व समझाइए, या फिर इंटरफेरेंस पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इंटरफेरॉन के विषय में आप क्या जानते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इसका पता लगाया, या फिर इसकी रासायनिक प्रकृति एवं शारीरिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में महत्व बताइए, या फिर इंटरफेरॉन क्या है इनका कार्य लिखिए, या फिर देखिए इंटरफेरॉन की परिभाषा एवं कार्य लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए इंटरफेरॉन्स कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरफेरॉन का उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। आइजक्स तथा लिंडमैन ने सन 1957 में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया, और चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणु के गुणन को रोका जाता है इसलिए इसको इंटरफेरॉन कहा। आगे देखिए, ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरॉन विषाणु केंद्रीय अम्ल संश्लेषण तंत्र को बाधित करता है, किंतु यह किसी भी प्रकार के कोशिका के उपापचय में कोई विघ्न नहीं डालता। यह भी निश्चित हो चुका है कि इंटरफेरॉन कोशिका के बाहर उपस्थित विरियॉन्स आदि को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, न ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार का सक्षम है। ये कोशिका के अंदर ही क्रिया करता है, अर्थात केवल कोशिकीय क्रिया ही करता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर प्रौढ़ मानव में टी तथा बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं, टी एवं बी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रतिरक्षण तंत्र से आप क्या समझते हैं, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के 2 प्रमुख प्रकार बताइए, या फिर देखिए सेल्फ एवं नॉन सेल्फ की पहचान के संदर्भ में प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं लिखिए, या फिर देखिए प्रतिरक्षण तंत्र क्या है, प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए, प्रतिरक्षण तंत्र अनेक अंग हमारे शरीर में सभी प्रकार के रोग उत्पादक जीवों अर्थात रोगाणुओं और प्रतिजनों के कुप्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थिरता बनाए रखने के लिए एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे प्रतिरक्षण तंत्र कहते हैं। देखिए जो हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, ये क्या करते हैं, रोग उत्पादक जीवों और रोगाणुओं प्रतिजनों के कुप्रभाव को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। इस तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। आगे देखिए प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। तो देखिए प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं प्राणियों में एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके लिए रुधिर में लसिका
लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट शरीर में प्रवेश करके रोगाणुओं या उनके एंटीजन के प्रति सुग्राही हो जाते हैं और बाहरी जीवों रोगाणुओं को पहचान कर उनको नष्ट करके उनसे जीवन भर सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रतिरक्षी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, आक्रामक की पहचान करना। देखिए, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का पहला और सबसे प्रमुख कार्य है आक्रामक की पहचान करना। प्रतिरक्षी तंत्र की लिम्फोसाइट्स शरीर में आए बाहरी पदार्थों व रोगाणुओं को पहचानने और उनको नष्ट करने का कार्य करती है। यह कार्य टी और बी लिम्फोसाइट करती है। दूसरा नंबर देखिए, आक्रामक से बचाव या एंटीजन को नष्ट करना। एंटीबॉडीज निम्नलिखित 4 प्रकार से बाह्य रोगाणुओं या एंटीजन को नष्ट करते हैं। किस प्रकार देखिए, नंबर 1 क्या है, निष्प्रभावी कारके। एंटीबॉडी विषाणुओं से चिपक कर उनके चारों ओर एक आवरण सा बना लेती है, जिससे विषाणु कायिक कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में नहीं चिपक पाते और उनमें प्रवेश नहीं कर पाते। इसी प्रकार एंटीबॉडी जीवाणुओं के विष को भी निष्प्रभावी कर देती है। दूसरा है समूहन। अकेली एंटीबॉडी कई एंटीजन से जुड़कर उनको नई समूह में एकत्र कर देती है। बाद में इन समूहों को मैक्रोफेज कोशिकाएं निगल कर नष्ट कर देती हैं। अगला है अवक्षेपण। एंटीबॉडीज विलेय एंटीजन्स से जुड़कर उनको अविलेय बना देती हैं, फिर ये अवक्षेपित हो जाती हैं और मैक्रोफेज द्वारा नष्ट हो जाती हैं। आगे देखिए अगला क्या है, पूरक तंत्र का सक्रियण। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के पूरक प्रोटीन अणुओं की श्रृंखला को सक्रिय कर देती है। ये प्रोटीन जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में रंध्र कर देते हैं, जिससे ये फूलकर फट जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है, आक्रामक को याद रखना। प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले पदार्थ को याद रखने वाली स्मृति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बी तथा टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट्स स्मृति कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, जो रुधिर एवं लसिका में सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। शरीर में दूसरी बार उन्हें एंटीजन के प्रवेश करते ही उसके विरोधी सभी स्मृति कोशिकाएं सक्रिय होकर संक्रमण से शरीर की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। इसे द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी कोशिकाओं की एंटीजन के प्रति अनुक्रिया। देखिए, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न एंटीजन के संपर्क में आने पर टी लिम्फोसाइट्स सक्रिय हो जाती हैं और ये वृद्धि करके समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। विभाजन के बाद निम्नलिखित 4 प्रकार की टी लिम्फोसाइट बनती है। नंबर 1, मारक कोशिकाएं यानी किलर टी सेल्स। ये कोशिकाएं रोगाणु कोशिकाओं पर सीधे आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। अगला है दमनकारी व निरोधक कोशिकाएं। ये शरीर की अपनी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए संक्रमण समाप्त होने के बाद टी तथा बी कोशिकाओं की सक्रियता को भी समाप्त करती हैं। आगे देखिए, सहायक कोशिकाएं हेल्पर सेल्स। ये कोशिकाएं बी कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं तथा इनके द्वारा स्रावित इंटरल्यूकिन 2 विभिन्न प्रकार की टी कोशिकाओं की सक्रियता को बढ़ाकर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को बढ़ाती हैं। अगला है स्मृति कोशिकाएं। रोगाणुओं के संपर्क में आई कुछ बी कोशिकाएं संवेदनशील होने के बाद लसिका ऊतक में स्मृति कोशिकाओं के रूप में संग्रहित हो जाती हैं और आजीवन जीवित रहती हैं। पुनः वही आक्रमण होने पर कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। आगे देखिए क्या है, बी लिम्फोसाइट्स या बी कोशिकाओं की एंटीजन के प्रति अनुक्रिया। देखिए, ऊतक द्रव में एंटीजन के प्रवेश कर जाने पर लिम्फोसाइट्स द्वारा उद्दीपन होकर एंटीबॉडीज बनाती हैं। एक विशिष्ट प्रकार के एंटीजन के लिए विशिष्ट प्रकार की बी कोशिकाएं होती हैं। कुछ बी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाओं का एक क्लोन बनाती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं लसिका ऊतक में रहकर एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। ये एंटीबॉडीज लसिका एवं रुधिर में परिवहन करती रहती हैं। कुछ सक्रिय बी लिम्फोसाइट स्मृति कोशिकाओं के रूप में लसिका ऊतक में संचित हो जाती हैं। शरीर में पुनः वही संक्रमण होने पर ये अपने जैसे लाखों कोशिकाएं बनाकर तेजी से विशिष्ट एंटीबॉडीज का उत्पादन
उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर टीका एवं टॉक्साइड का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए क्या है, टीकाकरण। देखिए, वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पादक होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता तथा प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। देखिए, जो टीकाकरण यानी जो इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन लगता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें प्रतिजनों द्वारा तैयार किया हुआ एक घोल रहता है। जब यह इंजेक्शन शरीर में लगता है तो क्या होता है, जो प्रतिरक्षी का निर्माण करने वाले जो कोशिका होती हैं वो क्या करती हैं, उनको उनको सक्रिय कर देती हैं, जिससे प्रतिरक्षा करने वाले कोशिका उत्पन्न होती है और उसकी प्रतिरक्षा करती है। यही कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। सबसे पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौ गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया। सबसे पहले किसने प्रयोग किया? सबसे पहले 1798 में एडवर्ड जेनर ने, एक वैज्ञानिक रहे, उन्होंने क्या किया, टीकाकरण का प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने? विषाणु जो जो विषाणु जो चेचक के विषाणु चेचक के विरुद्ध, विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे देखिए, टीके या वैक्सीन के प्रकार सामान्यतः ये निम्नांकित प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 क्या है? जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। इसमें जीवित जंतुओं या विषाणुओं को क्षीणीकृत करके घोल तैयार किया जाता है जो प्रतिजन युक्त होता है। इस प्रकार का वैक्सीन अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रविष्ट कराने से जीवाणु या विषाणु गुणन करके बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त उनका विष रहता है जिससे कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं और इनके प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरोध क्षमता अधिक लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। दूसरा नंबर देखिए, मृत प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन। इसमें क्या होता है, जो मृत प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन होता है इसमें सूक्ष्म जीवों को मृत करके उनका घोल इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि रोगजनक सूक्ष्म जीव रोग का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता, अतः टीकाकरण के बाद इसके दुष्प्रभाव बहुत कम दिखाई देते हैं। यह वैक्सीन जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन की अपेक्षा कम प्रभावशाली होता है। इसमें क्या होता है, जो क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, लाभदायक सूक्ष्मजीव जो उस रोग से लड़ते हैं। जैसे कि आपको बुखार है तो बुखार से लड़ने वाले सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, मृत करके उसका एक घोल बनाते हैं जिसको इंजेक्शन में भर के शरीर में लगाया जाता है। और जो ये क्या होता है, ये जो जीवित प्रतिजन होते हैं उनसे कम प्रभावशाली होता है। अगला देखिए क्या है, तीसरा नंबर, प्रतिजन के आविष से निर्मित वैक्सीन। कुछ रोगजनक जीवाणु जो वही आविष उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रतिजन से अलग करके केवल यह आविष अविभाष के रूप में शरीर में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षी एवं प्रतिआविष के निर्माण के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है। इस श्रेणी में टिटनेस एवं टाइफाइड के वैक्सीन आते हैं जो इन रोगों से बचाव हेतु बहुत सरल एवं सुरक्षित साधन होते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या है, मिश्रित वैक्सीन। कभी कभी दो या अधिक विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगजनक सूक्ष्मजीव अथवा प्रतिजनों के मिश्रण से एक वैक्सीन तैयार किया जाता है। इसमें सभी वैक्सीन मिलाकर एक वैक्सीन का निर्माण किया जाता है जिससे कि इसमें सभी वैक्सीन के गुण आ जाते हैं और शीघ्र ही कई रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, डिप्थीरिया, कुकर या काली खांसी टिटनेस वैक्सीन। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय लिखिए। तो देखिए, विषाणु रोग एड्स, तो हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए,
एड्स एक भयंकर प्रायः लाइलाज तथा अत्यंत गंभीर रोग है जिसका इलाज जल्दी होता नहीं है। तो देखिए एड्स तथा उसके लक्षण। HIV जो एड्स के रोग को उत्पन्न करने वाला विषाणु है की प्रमुख लक्ष्य कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। इस प्रकार विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रामित करता है और एक प्रोवायरस निर्मित करता है जो पोषक कोशिका के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार पोषक कोशिका अंतःहित संक्रमित हो जाती है। समय समय पर प्रोवायरस सक्रिय होकर पोषक कोशिकाओं में संतत विरियॉन्स का निर्माण करते रहते हैं जो पोषक कोशिका से मुक्त होकर नई टी लिम्फोसाइट्स को संक्रमित करने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। आगे देखिए, इसी लिम्फोसाइट की क्षति से मनुष्य की प्रतिरक्षण क्षमता धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है। सामान्यतः 4 से 12 वर्षों तक तो व्यक्तियों में HIV संक्रमण का पता नहीं चलता। कुछ व्यक्तियों को संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद ही सिरदर्द, घबराहट, हल्का बुखार आदि हो सकता है। धीरे धीरे प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होने से जब व्यक्ति पूर्ण रूप से एड्स उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्ण संलक्षण का शिकार हो जाता है तो उसमें भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, खांसी, मुख व आंत में घाव, सतत ज्वर एवं अतिसार तथा जनन अंगों पर मस्से हो जाते हैं। अंततः इनका प्रतिरक्षण तंत्र इतना दुर्बल हो जाता है कि व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए एड्स रोग का संचरण मतलब कैसे फैलता है। रोगी के शरीर से स्वस्थ मनुष्य के शरीर के साथ रुधिर स्थानांतरण, यानी जिस किसी व्यक्ति को एड्स है अगर उसका ब्लड किसी और व्यक्ति को चढ़ा दिया जाएगा तो उसे भी हो जाएगा HIV यानी एड्स। यौन संबंध इंजेक्शन की सुई का परस्पर उपयोग, रोगी माता से उसकी संतानों में संचरण आदि एड्स रोग के विषाणु के क्या है संचरण की विधियां हैं। आगे देखिए एड्स का रोग निदान एवं उपचार। देखिए अभी तक एड्स के लिए किसी प्रभावशाली अस्थायी उपचार की विधि का विकास नहीं हुआ है। अभी एड्स के लिए कोई प्रभावशाली दवा का जो दवा है उसका विकास नहीं हुआ है। इसलिए संसार भर में सैकड़ों लोग की मृत्यु प्रतिदिन इसी रोग से हो जाती है। रुधिर में प्रतिरक्षी प्रोटीन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का पता सीरमी जांच द्वारा लगाकर HIV के संक्रमण के होने या न होने का पता लगाया जाता है। इन प्रतिरक्षियों की सीरमी जांच के लिए क्या ELSA किट यानी कि एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच किट का निर्माण किया जाता है। मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थापक ने HIV फर्स्ट, HIV सेकंड, WOID किट बनाया। लगभग 30 औषधियों में एड्स के इलाज की क्षमता का पता लगाया गया है। जैसे कि कौन कौन देखिए, जैसे कि जाइडोबुडाइन, एजोडोथाइमिडीन और फिर क्या है एम्फोटेरिसिन आदि। आगे देखिए एड्स पर नियंत्रण। एड्स पर नियंत्रण के लिए अभी तक कोई टीका आदि नहीं बनाया जा सका। इसे निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 1 देखिए, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, एक बार उपयोग की गई इंजेक्शन की सुई का दोबारा नहीं उपयोग करना चाहिए। तीसरा देखिए, एड्स संक्रमित व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रुधिर दान नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर देखिए, रुधिर आदान से पूर्व HIV मुक्त होना आवश्यक है, अर्थात इसकी पूर्ण जांच अनिवार्य है। मतलब कि देखिए किसी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध क्या कहते हैं नहीं बनाना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे भी आपको एड्स हो सकता है। एक बार उपयोग किया हुआ इंजेक्शन नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एड्स मरीज को इंजेक्शन लगा रहेगा, अगर वही इंजेक्शन आपके लग जाएगा तो आपको भी HIV हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है देखिए, स्टेम कोशिकाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? चिकित्सीय उपचार में उनकी भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी अभिन्नत कोशिकाएं
जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार के असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो। इन कोशिकाओं के विभिन्न से अन्य विशिष्ट कोशिकाएं बन सकें, स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? देखिए, ऐसी अभिन्न कोशिकाएं जिनके विभाजन द्वारा अनेक असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो इसे क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं। एक स्टेम कोशिकाएं अनेक प्रकार की कोशिकाओं एवं ऊतक का निर्माण करने में सक्षम होती है। मानव में विभिन्न प्रकार के उपचार हेतु स्टेम कोशिकाओं का अत्यधिक महत्व है। इससे संबंधित कुछ उपचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, हृदय रोग। पेशी हृदय स्तन रोधगल ने रोग के उपचार हेतु अस्थिमज्जा स्टेम कोशिकाओं के उपयोग करके हृदय पेशियों तथा पेशी कोशिकाओं एवं ऊतकों को बनाया। त्वचा निरोपण। आग या अम्ल की सुलझी त्वचा का निरोपण त्वचा की स्टेम कोशिकाओं से तैयार त्वचा द्वारा किया जाता है। रुधिर कैंसर उपचार। रुधिर कैंसर रोगी की कीमोथेरेपी से अस्थिमज्जा नष्ट हो जाती है, जिसे स्टेम कोशिकाओं द्वारा प्रतिरोपण द्वारा सही किया जाता है। आगे देखिए, कॉर्निया प्रत्यारोपण। कॉर्निया के खराब हो जाने पर स्टेम कोशिकाओं द्वारा विकसित कॉर्निया का प्रत्यारोपण करके इसे ठीक किया जाता है। इस विधि को होलोक्लार कहते हैं। बहरापन का इलाज। निकट भविष्य में स्टेम कोशिकाओं द्वारा बहरेपन का भी इलाज किया जा सकेगा। आगे देखिए, गर्भनाल रक्त संग्रह। गर्भनाल से रक्त स्टेम कोशिकाओं को प्राप्त करके इसे सुरक्षित किया जाता है। इसका उपयोग रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स के निर्माण में किया जाता है। किसका? नई दवाओं के परीक्षण हेतु भी स्टेम कोशिकाओं के ऊतक संवर्धन करके इन बीमारी की प्रकृति एवं दवाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा स्टेम कोशिकाओं के लाभ। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।